Prashant Jain works as a Hindi assistant in the parliament and belongs to a middle-class family of Meerut. He believes in stepwise progression in life and has secured the 13th rank in IAS 2014. He shares his experience with jagranjosh.com. How do you feel after getting success in IAS exam 2014? थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है स्वाभाविक तौर पे। और जब सफलता मिलती है तो उसमें परिवार को भी बहुत खुशी है, शहर के लोग भी बहुत खुश हैं, ऑफिस के लोग भी बहुत खुश हैं, जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं वो सब बहुत खुश हैं और मैं भी इसी वजह से बहुत खुश हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि सफलता मिलना एक बात है और उसको हैंडल करना दूसरी बात है। और मेरी यही कोशिश है कि मैं सफलता के बाद भी पहले की तरह ही हम्बल और विनम्र बना रहूँ। Whom would you like to thank for your success in the IAS exam and why? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले भगवान और गुरुओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे एक प्रेरणा दी हमेशा। और साथ ही मैं सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली और विशेषकर मेरे बड़े भैया, जिन्होंने मुझे हर निराशा के मोड़ से निकाला और हमेशा मुझे मोटिवेट किया। इसके साथ मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले मेरे जीवन में, जिन्होंने मुझे हर मूवमेंट पे सपोर्ट किया, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। Please tell us about your family and educational background. मेरी फैमिली में मेरे मदर फादर हैं, मदर हाउसवाइफ हैं, पिताजी मेरे प्राइवेट सर्विस से रिटायर्ड हैं। बहुत साधारण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरे बड़े भैया सीनियर जर्नलिस्ट हैं, छोटी बहन भी सरकारी नौकरी करती है और मेरी भाभी भी एक स्कूल में पढ़ाती हैं। और एजुकेशनल बैकग्राउंड की जहाँ तक बात है तो मैंने एमए किया है, बीए इंग्लिश लिटरेचर में किया है, एमए हिंदी लिटरेचर में किया है, फिर मैंने एमफिल किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और मैं नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है मैंने। When did you choose to become a civil servant and why? जी बिल्कुल, देखिए मेरा ये मानना है कि सिविल कंट्रीब्यूशन हम हर काम में कर सकते हैं, चाहे हम कोई भी जॉब करें। लेकिन मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ के दौरान ये महसूस हुआ कि सिविल सर्विसेज वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आकर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप अपने निर्णयों से आम लोगों के जीवन में कोई बदलाव ला सकते हैं और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आके आप कुछ अच्छे निर्णय ले सकते हैं या कुछ अच्छा समाज के लिए कर सकते हैं। Please tell us about your previous selection in civil services. ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेरे पहले अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो थोड़ा सा उसके बाद निराशा ज़रूर हुई थी, लेकिन मेरी फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट से मैं उसको ओवरकम कर पाया और मैंने फिर से पूरी हिम्मत के साथ जॉब करते हुए तैयारी की और दोबारा से एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट आपके सामने है। What motivated you to reappear in the civil services exam? जी, जिस चीज़ ने अपीयर होने के लिए मोटिवेट किया था उसी ने रीअपीयर होने के लिए मोटिवेट किया। और ऐसा नहीं था कि एक बार प्रीलिम्स नहीं हुआ तो हार मान जाएंगे, दोबारा नहीं देंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि मेरी जॉब थी लोकसभा सेक्रेटेरिएट में, तो मुझे लगा कि चूँकि मैंने एक पड़ाव को तो पार कर ही लिया है और अब मुझे सिविल सर्विसेज में और ईज़िली आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया और थोड़ा सा मैं टेंशन फ्री भी हो गया। What will be your priorities after becoming an IAS? जी, मेरी प्रायोरिटी रहेगी, मैं 2-3 बातों पे ज़ोर देना चाहता हूँ प्रशासन में कि एक तो सेंसिटिविटी और दूसरा कमिटमेंट। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने लिटरेचर की पढ़ाई की है, उससे जो मैंने संवेदनशीलता सीखी है, वो मैं अपने प्रशासन में उसको प्रयोग कर सकूँ। और दूसरा मेरा जो सपना है कि मैं एक तो गर्ल चाइल्ड के लिए काम करना चाहता हूँ और दूसरा जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनकी ओर हम लोग शायद कम ध्यान दे पाते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। Please tell us about your hobbies and interests. जी, मेरी हॉबीज़ थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे कविताएं लिखना और उनका पाठ करना, उनको मंच पर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मुझे एंकरिंग करने का भी शौक़ है कल्चरल प्रोग्राम्स की। How much time should one give for the preparation of IAS exam? मेरे हिसाब से आईएएस की तैयारी के लिए यूँ तो ये कोई एक दिन की या कुछ महीनों की तैयारी नहीं है, इसके लिए पूरी ज़िंदगी का हमारा जो अध्ययन है, एक्यूमुलेटेड नॉलेज है और जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो भी काम आता है। लेकिन अगर आप फोकस करके तैयारी करें तो 1-1.5 साल का समय पर्याप्त है। When did you start the preparation for IAS exam? जी, मैंने सोचा तो बहुत पहले सोचा था, जब मैंने 12th किया था तभी मैंने सोच लिया था कि मेरे को आईएएस की तैयारी करनी है। लेकिन मैं उस तरह से कभी फोकस होकर उतना नहीं कर पाया, पर हाँ मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान इस पर काफ़ी मेहनत की, इस तैयारी पर। Do you think examination is more analysis oriented now rather than fact oriented? जी, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज के जो पैटर्न है वो काफ़ी डायनेमिक है और काफ़ी इनोवेटिव क्वेश्चंस अब आने लगे हैं। तो इस पैटर्न में मेयरली डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्स ये आपको बहुत हेल्प नहीं करेगा जब तक कि आपका एनालिसिस और आपका करंट अफेयर्स से ट्रेडिशनल नॉलेज को जोड़ने का स्किल डेवलप नहीं होता।
तो मुझे लगता है कि हाँ, आज का एग्ज़ाम काफ़ी एनालिटिकल हो गया है। Is joining coaching institute indispensable for clearing the IAS exam? कोचिंग इंस्टीट्यूट कभी भी अनिवार्य नहीं है, कभी भी इंडिस्पेंसेबल नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आपको कोई अच्छी कोचिंग मिल जाए, अच्छा कोई मार्गदर्शक मिल जाए, तो वो आपको ये ज़रूर बता सकता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और आपके आंसर्स को चेक करके उसमें इम्प्रूवमेंट के सुझाव दे सकता है। तो इस तरह से कोचिंग कंपल्सरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, कोचिंग अगर अच्छी मिल जाए तो वो हेल्प ज़रूर करती है। Do you use internet? How helpful was it? जी हाँ, मैंने इंटरनेट का यूज़ किया और मैंने कोशिश की कि मैं जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, भारत सरकार की वेबसाइट हैं, लोकसभा राज्यसभा की वेबसाइट्स हैं, उनका मैंने खूब यूज़ किया इस तैयारी के दौरान। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इंटरनेट किसी भी चीज़ को बैलेंस में रहे तो वो अच्छी रहती है। इंटरनेट को भी का भी समन्वय बनाए रखें और साथ में ट्रेडिशनल स्टडी भी अपनी करते रहें, किताबों का भी इस्तेमाल करते रहें। Which resource is most relevant to update the day-to-day knowledge as well as backgrounds of events and how? सारे रिसोर्सेज जितना भी हमारा मीडिया है, और मैं सभी तरह के माध्यमों का यूज़ करता था, न्यूज़पेपर्स हों, रेडियो, टेलीविज़न एंड इंटरनेट, तो ये सब हैं, और इनका सबसे ज़्यादा रिलायबल है न्यूज़पेपर। What type of mindset should the candidates keep to handle the evolving pattern of IAS examination? माइंडसेट, जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि अपनी दिमाग की मतलब अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे खुले रखने चाहिए, ताकि बाहर की जो अच्छी बातें हैं वो हम तक आ सकें। लेकिन हमको अपने दरवाज़ों को इतना ज़्यादा भी खुला नहीं छोड़ देना चाहिए कि हमारे पैर ही उखड़ जाएं। तो मैं यही कहूँगा कि आज का जो माइंडसेट होना चाहिए वो बहुत ओपन माइंडेड होना चाहिए और बहुत डायनेमिक होना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएं और चीज़ों को जोड़कर उनका एनालिसिस कर पाएँ। Do you think a good understanding of current affairs plays an important role in the IAS exam? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना और करंट अफेयर्स का बाकी चीज़ों पर क्या असर पड़ रहा है उसको समझना, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए ग्रीस में एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है आजकल। क्या हम इतना अवेयर हैं कि उसका इंडिया पर क्या असर पड़ रहा है, या उसका यूरोप में वो प्रॉब्लम है लेकिन उसका एशिया पर क्या असर पड़ रहा है, उसकी इकोनॉमी पर, उसकी सोसाइटी पर क्या असर पड़ रहा है। इस तरह की चीज़ें जब हम करंट अफेयर्स को जोड़कर सीखने लगते हैं तो अच्छा हम कर सकते हैं। What do you think about JargonJosh.com current affairs section? जी, JargonJosh.com का जो करंट अफेयर सेक्शन है वो कोशिश करता है कि करंट अफेयर्स के सारे एस्पेक्ट्स कवर हो पाएँ। तो ये एक अच्छा प्रयास है, और जो लोग दिल्ली आकर तैयारी नहीं कर सकते वो इसमें आकर इसकी हेल्प ले सकते हैं। What do you think about JargonJosh.com IAS section? ये आईए सेक्शन अच्छा है जागरण का। मैं एक सुझाव देना चाहूँगा आईए सेक्शन के लिए कि आप चाहें तो आजकल जो मेन रोल है मेंस एग्ज़ाम में वो एसए का, एथिक्स का, और उसके बाद फाइनली इंटरव्यू। तो आप एसए, एथिक्स और इंटरव्यू जैसे सेक्शंस पर अगर ज़्यादा जोर दें तो ये और भी इफेक्टिव हो सकता है। How should the candidates balance their hobbies and preparation? देखिए, प्रिपरेशन जब हम करने आते हैं, हम अपनी पढ़ाई और पढ़ाई के बाद अच्छे अच्छे पैकेज छोड़ के तैयारी करने आते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो निश्चित रूप से पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा बोरियत से बचने के लिए, थोड़ा सा अपने को खुश रखने के लिए, तनाव मुक्त रहने के लिए हॉबीज़ को भी परस्यू करते रहना चाहिए। और उसको समन्वय करने का एक ही तरीका है कि जब आप तनाव फील करें, थोड़ा डाउन फील करें, डीमोटिवेटेड फील करें, उस समय अपनी हॉबी का यूज़ करें। ये ना करें कि पूरे दिन हॉबी को ही परस्यू कर रहे हैं, पूरे दिन क्रिकेट मैच ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, तैयारी को फोकस, जैसे कहते हैं ना आटे में नमक, तो आटा मेन पढ़ाई है, तैयारी है, और थोड़ा थोड़ा नमक के रूप में। बिना नमक के आटे में मज़ा नहीं आता, बिना नमक की रोटी स्वादिष्ट नहीं लगती है। तो थोड़ा थोड़ा हॉबीज़ का भी यूज़ करते रहें। What is your outlook towards life and your motivational force? लाइफ के बारे में मुझे इंडियन फ़िलॉसफी के 3 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने शायद मेरी ज़िंदगी बदल दी। एक तो मुझे गीता का जो निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत है, डिसइंटरेस्टेड एक्शन का जो सिद्धांत है, जो हमें ये बताता है कि हम अपना कर्म अच्छे से करें और फल में ज़्यादा अटैच ना होएं। यानी फल जो भी होगा उसको छोड़ दें प्रकृति के ऊपर और अपने कर्म को अच्छे से करें, उसी पे फोकस करें। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि प्रीलिम्स के दौरान और मेंस के दौरान निष्काम कर्मयोग ने मेरी बहुत हेल्प की। दूसरा, एक जैन दर्शन का अनेकांतवाद का सिद्धांत है, जो हमें दूसरों के विचारों का सम्मान करना सिखाता है, जिसमें हम ये ना समझें कि बस मैं ही ठीक हूँ और दूसरा गलत है। अपने विचारों को थोपने की कोशिश ना करें और हर चीज़ को सभी नज़रियों से देखने की कोशिश करें। और तीसरा है बुद्धिज़्म का मध्यम मार्ग,
मिडिल पाथ जिसको बोलते हैं, यानी आप बीच का रास्ता अपनाएं, कोई भी एक एक्सट्रीम को ना पकड़ें और एक गोल्डन मीन का इस्तेमाल करें। तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में इन तीनों सिद्धांतों ने मोटिवेशनल फोर्स का काम किया और जीवन के मेरे नज़रिए को मैच्योर बनाया। What is your message to the civil service aspirants? मेरा ये संदेश है कि क्योंकि जीवन जो है वो इट इज़ ऑल अबाउट कंट्रीब्यूशन। आप जहाँ भी हैं, जिस भी फील्ड में हैं, उसमें एक्सेल करें, उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की कोशिश करें। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 10 जो है वो भी यही कहती है कि हमको अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे एक कोटेशन बहुत अच्छी लगती है कि योर लाइफ इज़ योर मैसेज टू द वर्ल्ड, सो ट्राई टू मेक इट इंस्पायरिंग। और मुझे जब कभी मैं डीमोटिवेट होता था तो मुझे दुष्यंत कुमार की 4 पंक्तियाँ हमेशा मोटिवेट करती थी कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। चाहे कितने भी निराश हो जाएं, लेकिन हमेशा एक उम्मीद बनाए रखें कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ है दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है।